तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का गैस बिहेवियर, क्लास 10 का। आज वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 को वीडियोस हम लोग बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी है उसका। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, है ना। बिहेवियर ऑफ गैसेस का 6ठा नंबर वीडियो है। आज पूरा ये चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को। आज देखना है आप लोगों को इसमें से कि जो गैसेस के बिहेवियर थे, इसमें हम लोग 3-4 चीजों के बारे में पढ़ लिए थे। याद करिए, 3 लोगों के बारे में पढ़ लिए थे। एक बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक का लॉ बता दिए थे। चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ और गैलुसेक का लॉ। इसमें से हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक भी किए थे। जैसे चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टी और वी है तो क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। किसी भी गैस को पता लगाने के लिए हम लोग को 3 चीजों की जरूरत होती है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। जिसमें प्रेशर जो रहता है वो क्या रहता है, अगर स्थिर है तो उसको हम लोग के से भी दर्शा सकते हैं। यानी कि प्रेशर जो है वो क्या है, स्थिर है। तो इसका मतलब वो किसका लॉ बता रहा है, का लॉ, चार्ल्स का लॉ। क्योंकि चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टी और वी। उसके बाद वीआईपी बॉयल, वीआईपी बॉयल बताए थे। तो वीआईपी बॉयल वी से क्या था, वॉल्यूम था। और वीआईपी पी आई से इनवर्सियल प्रोपोर्शनल था। और पी से क्या था, प्रेशर था। तो क्या नहीं था, टेम्परेचर नहीं था। टेम्परेचर अगर नहीं रहेगा तो किसका लॉ कहलाएगा, बॉयल्स का लॉ। और गैलुसॉक क्या मतलब, पीटी, गैस हुआ तो पीटी करिए। पी और टी दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा था। फॉर्मूला क्या था, P1 V1 बटा में T1, P2 V2 बटा में T2। कोई भी अगर एगो गायब रहेगा तो उसमें से एगो गायब करके फॉर्मूला हम लोग अपने से जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। इतना हम बता दिए थे पिछले क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग के देखिए पेज नंबर 18 में जो बुक है आप लोग के पास, जो कि अभिनव का बुक है, ये क्या नाम है इसका, निर्मल प्रकाशन का। पेज नंबर 18 में आप लोगों को कुछ आदर्श गैस यानी आइडियल गैस के बारे में दिया हुआ है। देखिए सबसे नीचे में दिया है ना, इससे पहले ऊपर में जो दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द गैस फार्मूलास, इसके बारे में बता दिए थे। गैस फार्मूला का फार्मूला भी सॉल्व करा दिए थे हम लोग, कई सारे सॉल्व भी कर लिए थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लिए थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। आज देखेंगे ना हम लोग को आदर्श गैस। आदर्श गैस के बाद पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। आदर्श गैस के बाद भी पढ़ेंगे हम लोग एवोगैड्रोस लॉ। समझ में आ गया। गैस जो होते हैं वो 2 प्रकार के, ऐसे फिजिक्स कहता है कि 2 प्रकार के, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहता है कि भाई एक ही प्रकार का गैस है, ठीक है। कितने प्रकार के गैस, एक प्रकार। समझ में आया। कितने प्रकार के गैस है बाबू। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है कि हम लोग गैसों को 2 हिस्सों में रख सकते हैं। एक गैस कौन सी होती है, आदर्श गैस। कौन सी गैस बाबू, आदर्श गैस। ध्यान से समझना, इधर आदर्श गैस क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझना है। एक गैस क्या होती है बाबू, आदर्श गैस। कौन सी गैस, आदर्श गैस। और एक गैस होती है वास्तविक गैस, वास्तविक गैस। आप बस ध्यान में इतना रखो कि सभी के सभी गैसेस कैसे हैं, वास्तविक गैस है। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। आदर्श गैस बोल के कोई भी चीजें नहीं होती है। अब सुनो इसमें क्या कहते हैं कि वे गैसें, कौन सी गैस, वे गैसें जो पी भी, पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, आर और किसको फॉलो करता हो, टी को फॉलो करता हो। यहाँ पे क्या गायब है, तभी तो है। पी भी बराबर क्या है, आर टी। पी भी बराबर आर टी। देखो देखो कहाँ गिरा है। अब इसको उठा दो, हाथ से नहीं, पेपर लो पेपर। बाहर भी रो। कहाँ है, चलो जाने दो जाने दो। पीवी बराबर आर टी संयुक्त रूप से बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। अगर चपा जाता रे अब ये, अपने उलट जा रहा, चपा जाएगा ना तो मर जाएगा। चलो देखो, आर को हम लोग, आर को हम लोग सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक कहते हैं। सार्व तो वो है, हाँ, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक कहते हैं इसको, ठीक है। पीवी बराबर आर टी। आर को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक, सभी के लिए सार्वभौमिक गैस स्थिरांक कहते हैं। अब उसमें क्या था, कोई ना कोई गैस का एक हिस्सा क्या था, स्थिरांक था, जिसको हम लोग के से दर्शाते थे।
इसमें आदर्श गैस में क्या दिखाते हैं, पीबी इक्वल टू आरटी। पीबी इक्वल टू संयुक्त रूप से बॉयल और चार्ल्स, सभी का नियम फॉलो करते हो, बॉयल्स और चार्ल्स के नियम का पालन करती है, उन्हें हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। ऐसे गैस जो पीबी इक्वल टू आरटी यानी कि चार्ल्स का लॉ और बॉयल्स के लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। इनो केवल की कौन बताया था इसके बारे में, चार्ल्स और बॉयल्स ने ही इसका प्रतिपादन किया है। बाकी सभी गैसेस कैसे होती है, वास्तविक गैस। आदर्श गैस बोल के कोई भी गैसेस नहीं है, ठीक है। सभी जो परिचित गैसेस है, जो हम लोग को पता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये सब एक प्रकार के जो गैस है, ये गैस हम लोग के बारे में पता है, अगर उसके बारे में हमको पता है तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक गैस है, ठीक है, समझ में आया। और जिसके बारे में नहीं पता है वो भी गैस है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, वो भी क्या है, वास्तविक गैस ही है। आइडियल गैस बोल के कोई नहीं होती, समझ में आया। अब वास्तविक गैस क्या होती है, वह गैस है जो पी भी इक्वल टू आर टी को पूर्ण रूप से पालन नहीं करती। देखो, ये पूर्ण रूप से पालन करती है, पूर्ण रूप से पालन करती है, और ये पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, यानी कि चार्ल्स का लॉ और बॉयल के लॉ को पालन नहीं करता, तो हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक। अब सबसे पहले बॉयल आया कि पहले गैस आया पृथ्वी पर, गैस ना आया, गैसेस से ना मिलके बना हुआ है हमारा वायुमंडल, है ना। तो पहले वो आया कि पहले बॉयल, तो बॉयल आया तो उस गैस के बारे में बताया, तो हम लोग वास्तविक गैस कैसे कह सकते हैं उसको। वो तो कहीं ना कहीं से अब गैस पकड़ के इसे थोड़ी उठा के अपने इसमें कोनो एगो जैसे शीशी के बोतल में रख दिए, कांच के बोतल में, कि देखो भाई यही गैस है, वो तो बनाए उसको, है ना, बनाने के बाद बताए, इसीलिए उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। तो चार्ल्स के लॉ को और बॉयल्स के लॉ को फॉलो करता है, उस नियमों को फॉलो करता है, उसको आदर्श गैस, और जो पीबी इक्वल टू आरटी को फॉलो नहीं करता उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक गैस। समझ में आ गया। जैसे जैसे H2O2 CO2 है कि नहीं, N2 नाइट्रोजन, ठीक है, NH3 H2S आदि वास्तविक गैसें होती, जो पूर्ण रूप से आइडियल गैसेस उसको कहते हैं जो पूर्ण रूप से पीबी इक्वल टू आरटी को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, जो चार्ल्स के नियम को और बॉयल्स के नियम को फॉलो करती है उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श गैस। और जो पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से पालन नहीं करती, इसमें ये नहीं करती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक गैस। समझ में आ गया। किसका पालन नहीं करती, किसके नियमों का पालन, चार्ल्स का और बॉयल का, ठीक है, समझ में आया। तो आदर्श गैस समीकरण पीबी इक्वल टू आरटी एक उपयोगी मॉडल है, वास्तविक गैस नहीं है। उपयोगी एक क्या है, एक मॉडल है। उस मॉडल से हम लोग पता कर सकते हैं कि गैस में क्या स्थिर रखने से क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। किस पे, एवोगैड्रोस लॉ। देखिए किस पे चलते हैं बाबू, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, सुनो बाबू ध्यान से देखो। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि आप इतना छोटा कंटेनर लीजिए या फिर आप इतना बड़ा कंटेनर लीजिए, जब आप इसमें गैसों के वॉल्यूम यानी कि गैस की संख्या का जो मोल है, मतलब उसका जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को आप इस बकेट में देखो चाहे इस बकेट में देखो, दोनों की संख्या क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। वॉल्यूम भले ही अलग अलग हो, जैसे इसमें 5 लीटर तो इसमें 10 लीटर, वॉल्यूम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कि कितना गैस के मॉलिक्यूल्स कंट्रोल नंबर 1 में है और कंटेनर नंबर 2 में है। मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है दोनों गैसों में। क्या कहते हैं, सुनो। एवोगैड्रोस के अनुसार, ध्यान से समझना, एवोगैड्रोस के अनुसार किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, मान लो ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा, समझ में आया। जैसे हम लोग का सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल है, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। उसी तरह किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, अब सबसे छोटा कण कौन है, सॉलिड के कण तो रगड़ने से दिखाई देते हैं, ठीक है, और उसको छोटा कर दिया जाए तो पानी के कण में, पानी के कण और छोटा कर दिया जाए तो गैस के फॉर्म में, और गैस हम लोग को दिखाई
नहीं देता। सबसे छोटे कण क्या हो गए? गैस के कण। अब गैस के ऊपर चर्चा चल रही थी तो एवोगैड्रो बाबा आए, वो बोले कि तुम लोग को जो अस्थिर करना था कर लिया, अब हम तुमको बताते हैं कि स्थिर करने के बाद भी नंबर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या है? बराबर है, चाहे इस कंटेनर में रखो चाहे उस कंटेनर। इसीलिए हम लोग वायु दाब के मिलीबार में कितना मारे थे? 1013। वहां पे थे ना, कितना था? 1013.25 था ना मिलीबार में, माप लेते थे ना। क्यों? मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है? बराबर। किसके नियम के अनुसार? एवोगैड्रोस के नियम के। तो क्या कहते हैं? सबसे छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, प्रकृति मतलब हम लोग का नेचर, हम लोग के नेचर में पूरा स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और क्या रह सकता है? क्या रह सकता है नेचर में? गैस। पूरा स्वतंत्र रूप से रह सकता है। किसी बॉटल में भी बंद कर दिए ना तो वो स्वतंत्र रूप से ही रहेगा, पानी भले ही नीचे रहेगा। जैसे इसमें हम ये जो कूलरवा है, इस कूलर में पानी का लेवल जो है वो नीचे है एकदम, है ना, नीचे है। अब पानी के लेवल को देख पा रहे हैं, लेकिन गैस के भी तो लेवल है इसके अंदर। अब ये जैसे बॉटल है, ये पानी के लेवल को तो देख पा रहे हो, यहीं तक है पानी, लेकिन गैस तो पूरा का पूरा भरा है कि नहीं? पूरा गैस भरा हुआ है। तो गैस पानी के अंदर भी है, इसलिए H2O। पानी के बाहर भी है, इस तौर पे घूम रहा है यहाँ पे, समझ में आया? तो पानी का लेवल तो दोनों जगह पे है, पानी के अंदर भी है पानी के बाहर भी। लेकिन पानी का तो एगो लेवल है, ठीक है, इसीलिए पानी को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक, के अंदर का गैस नहीं देख पा रहे, इसलिए गैस महसूस होता है क्योंकि वो सबसे छोटा कण है। आगे बढ़े। जिससे उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। जिसमें सभी पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं उसे ही अणु कहते हैं। परिभाषा क्या है देखो, समान दबाव यानी कि सेम प्रेशर, और समान तापमान यानी क्या लिया इन्होंने? प्रेशर एंड टेम्परेचर, पर सभी गैसों के समान आयतन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सभी के सभी क्या होते हैं? उनके अणुओं की संख्या के समान होती है। समझ में आया कुछ? प्रेशर जितना होगा, टेम्परेचर जितना होगा, वॉल्यूम जितना होगा, आप इस सब को बराबर अगर रखेंगे तो प्रकृति में घूमने वाले जितने भी अणु हैं उस सब इस प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बराबर होगा, समान होगा। समझ में आया? आप लोग एक गैस के कण हो, ठीक, आप लोग एक गैस के कण हो और स्वतंत्र घूम रहे हो, तो वो कण को हम लोग क्या कह सकते हैं? अणु। आप लोग के गैस के क्या है? अणु हो, एटम्स हो, ठीक, ठीक है। लेकिन सभी के सभी कोई अलग अलग घर से आते हो ना, किसी के ना किसी के घर में प्रेशर ज्यादा होगा, तो किसी के घर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो किसी के घर में पैसा आता होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। समझ में आया? लेकिन सभी के सभी कोई एक जगह पर आके बराबर हो, वो कौन सी जगह है? यहाँ। समझ में आया? सभी के सभी कोई लेकिन क्या हो? 10th क्लास में हो और सिलेबस कैसा पढ़ रहे हो? एक बराबर। चाहे प्रेशर आपके क्या हो? अलग हो, टेम्परेचर अलग हो, वॉल्यूम अलग हो, लेकिन अगर वो क्या है? स्वतंत्र रूप में है या इवन बंद भी है तो उसके अणुओं की संख्या कैसी होगी? बराबर। आपके सबके अणुओं की संख्या कैसी है? बराबर है, समान है, अलग अलग है नहीं ना। लेकिन अलग अलग प्रेशर से आते हो कि नहीं? कोई दूर से आता है तो उसको प्रेशर ज्यादा होगा, भाई जल्दी पहुंचना है। कोई सामने से आता है तो प्रेशर कम होगा, कोई बात नहीं है, अब ये तब घरे बगले में पहुंच जाएंगे, ठीक है। किसी का मम्मी पापा टेम्परेचर आज पैसा नहीं देंगे, भाग यहाँ से, क्या पढ़ाई नहीं करता है, टेम्परेचर हाई है। किसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, आप मेरे बच्चे को 700 रुपया ले लीजिए लेकिन अकेले पढ़ाइए, वॉल्यूम ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कोई क्या हो जाता है? बराबर। किसी का भी कम ज्यादा लेते हैं? नहीं, एक बराबर पैसा है, ठीक है। समझ में आया? तो अणुओं की संख्या क्या है? बराबर। अणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? मोलों की संख्या। इसके मोलों की संख्या बराबर होगी। समझ में आया बबनी? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों की संख्या क्या है? बराबर। समान दबाव और समान तापमान पर सभी गैसों के समान आयतन, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, H2O हो, ठीक है। अब
H2O तो पानी है, ठीक है। नाइट्रोजन हो, सभी गैस क्या है, अलग अलग है, सबके अंदर का प्रेशर क्या है अलग, टेम्परेचर क्या है अलग, और सभी गैसों के समान आयतन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर। कोई दिक्कत? यानी कि इसमें प्रेशर देखो ज्यादा, इसमें देखो वॉल्यूम ज्यादा है ना, और इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम, और इसको दबाया तेज से है, प्रेशर ज्यादा दिया है, और इसमें प्रेशर क्या है कम। लेकिन जब इसके अणु और इसके अणु गिनोगे ना, तो कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि V1 बटा में N1 और V2 बटा में N2। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे इस डब्बे में आप गैस के अणुओं की संख्या गिने, चाहे इस डब्बे में आप गैस के अणुओं की संख्या गिने, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया? इसमें आप ऑक्सीजन भर दीजिए, इसमें आप नाइट्रोजन भर दीजिए, दोनों को अगर भर देंगे, दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, दोनों के अणुओं की संख्या क्या निकलेगी, बराबर। ये किसने कहा है, एवोगैड्रो ने कहा। कुछ बुझाया? फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, यदि किसी गैस का आयतन V है और मोलों की संख्या क्या है, N है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N के। जब P और T क्या हो, स्थिर हो, यानी प्रेशर और टेम्परेचर स्थिर हो, प्रेशर और टेम्परेचर, समझ में आया, प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रहे, स्थिर रहे। या इधर पे हम लोग कर सकते हैं, या V इक्वल टू के एन, के का मतलब क्या होता है, स्थिरांक, V इक्वल टू के एन। जहां के अगर स्थिरांक है तो के इक्वल टू तुमको मिल जाएगा एन वी, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन वी, ठीक है। के को अगर स्थिर रख दिए तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुना, एन और वी, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़े, एवोगैड्रोस लॉ समझ में आया। दो गैसों की अगर तुलना किया जाए, माना दो अलग अलग गैस का आयतन V1 और क्या हो, V2 हो, तो उनके मोलों की संख्या क्या होगा, N1 और N2। तो एवोगैड्रो के अनुसार क्या फॉर्मूला बनेगा, V1 बटा में N1, V2 बटा में N2, या V1 बटा में V2 और N1 बटा में N2, दोनों ही हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते सर, जब दोनों वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बराबर हैं तो बराबर में हो सकते हैं, V1 बटा में V2 बराबर N1 बटा में N2, दोनों पे ही फॉर्मूला पे रख के हम लोग चाहे तो सवाल बना सकते हैं। ये किसने कहा, एवोगैड्रो। यदि दो गैसों का आयतन क्या हो, बराबर, आयतन आयतन वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो, बराबर, मतलब कि एक गैस अगर हाइड्रोजन लिए हो आप, तो इसका वॉल्यूम मान लो 20 मिलीलीटर, ठीक, और ऑक्सीजन लिए तो इसका भी वॉल्यूम कितना, 20 मिलीलीटर, ठीक है। तो उसको बराबर में V1 बराबर क्या होगा, ठीक है, तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमको मान लो कि 40 लड़के पूरे करने हैं, लड़के लड़कियां मिला के स्टूडेंट पूरा करना है 40। हम क्या कर सकते हैं, 9 क्लास से 20 उठाएंगे, या 9 क्लास से 19 उठाए, और 10 क्लास से कितने कितने 20, कितना 21 ना, 19 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, भले ही आयतन क्या हो, समझ में आया, आयतन को बराबर करने के लिए मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर करनी होगी। सेम आयतन पर, यानी कि इसमें भी 20 होने चाहिए और 9 क्लास में भी 20, तब हम लोग कह सकते हैं तब हम लोग कह सकते हैं बाबू कि यदि दो गैस मतलब अलग अलग गैस, वो क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बहुत मार खाएगी, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, वही सब पे ध्यान रख। यदि दो गैसों का आयतन बराबर होगा अगर, तो V1 बराबर V2, उनमें अणुओं की संख्या बराबर होती है और क्या हो जाती है, N1 बराबर N2। तो हम लोग कह सकते हैं V1 बटा में N1 और V2 बटा में N2।
या फिर कह सकते हैं कि V1 बटा में V2 बराबर N1 बटा में N2। ठीक, ललन टॉप नोट्स, बुक नंबर पेज नंबर 20, बुक का पेज नंबर 20 निकालिए, बुक का पेज नंबर 20। इसमें देखिए दिया है, स्थिर तापक्रम तथा स्थिर दबाव पर दो विभिन्न गैसों का समान आयतन में उनके मोलों की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर। यही एवोगैड्रोस की परिकल्पना है। समान तापमान, समान ताप और दाब, समान ताप और दाब, यानी एनटीपी। एनटीपी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी। पर सभी गैसों के, पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन, अभी कोई लिखो ये वाला आयतन, अर्थात 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 22.4 लीटर होता है। प्रयोग से यह भी ज्ञात होता है कि एनटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर, हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार, 1 लीटर का भार 0.089 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया? समान ताप और दबाव, ताप मतलब टेम्परेचर, दबाव मतलब प्रेशर, एनटीपी। तो एग्जाम में ना इतना डिटेल में नहीं देगा। क्या बोलेगा? समान एनटीपी। एनटीपी मतलब बताओ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो, ताप टेम्परेचर हो गया, ताप प्रेशर हो गया, और नॉर्मल क्या हो गया? समान। नॉर्मल क्या होगा? समान। तो एनटीपी पर ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, एनटीपी पर, तो समझ जाना क्या बोल रहा है, एवोगैड्रोस का लॉ लगा रहा है। क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा समान ताप और दबाव, नहीं, क्वेश्चन देगा कैसे? एनटीपी पर, एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके आगे कहानी है, बताएंगे आगे। और वो क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी पर क्वेश्चन यहां से नहीं स्टार्ट करेगा, कहां से करेगा? एनटीपी से। तो घबराना नहीं, वो क्वेश्चन किसका बोल रहा है? एवोगैड्रोस का बोल रहा है। एवोगैड्रोस का फॉर्मूला पता है? V1 बटा में N1 बराबर V2 बटा में V1 बटा में V2 बराबर N1 बटा में N2। बस बात खत्म, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा सारा सवाल। चलिए देखिए, सभी गैसों का ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का आयतन, अर्थात आयतन कितना है? 22.4 लीटर होता है। तो प्रयोग से यह भी ज्ञात होता है कि एनटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर अणु का भार, 1 लीटर जो उसका भार है वो कितना है? 0.089 ग्राम होता है। तो अब बताइए, इसका सवाल सॉल्व करके बताइए कि इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी निकलेगी। इधर कितना है? 22.4। किसी गैस का आयतन जो है ना बाबू, वो कितना है? 22.4 है। किसी गैस का आयतन कितना है? 22.4। समझ में आ रहा है? किसी गैस का आयतन 22.4 है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की भी संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या कितनी होगी? 22.4 ही होगी, क्योंकि आयतन के बराबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बताए ना, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम 1 इक्वल टू N1, वॉल्यूम 2 इक्वल टू N2। समझ में आ गया? समझ में आया? जहां पर ताप और दबाव कैसा हो? नॉर्मल। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा हो? बता लिया सभी कोई क्वेश्चन? आगे बनाए, थोड़ा सा हम इससे बाहर जाते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा जगह लगेगा।
बाबू, मेरे बाबू लोग ध्यान से समझो, इधर देखो मेरे तरफ। पहले बना देते हैं हम, उसके बाद आप लोगों को खुद समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए तो एनटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार, ठीक है, ठीक है बाबू। कोई गैस था, कोई गैस था जिसका एनटीपी पर गैस के 1 लीटर के भार, 1 लीटर का भार, और नीचे हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन एनटीपी पर ही, हाँ, किस पर है, एनटीपी पर ही है, ठीक है। एनटीपी पर हाइड्रोजन के गैस का, गैस के 1 लीटर का, इसका भी तो 1 ही लीटर है। अनदर जो गैस है ना वो भी 1 ही लीटर है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन 1 ही लीटर, ठीक है, दोनों 1 ही लीटर है। बराबर गैस का वाष्प घनत्व, गैस का वाष्प घनत्व। अच्छा देखो, एनटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार दिया है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का दिया है कि नहीं, हाइड्रोजन का दिया है कि नहीं, देखो, अरे हाइड्रोजन का भार 0.089 नहीं था, देखो ना लिखा था। तो इसको इसको जो एनटीपी पर 1 लीटर भार है, इसको हम खाली ऐसे लिख दे बाबू, 1 लीटर का भार। ये तो अनदर गैस है, या फिर इसको कितना मान सकते हैं, एब्सेप्शन एक्स मान सकते हैं, और नीचे क्या रख दे, 0.08, ठीक है। और गैसों का वाष्प घनत्व वो ऐसे का वैसा ही रहेगा, गैसों का वाष्प घनत्व, ठीक है, समझ में आया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, गैस इक्वल टू 1 लीटर का गैस हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, इसका इससे इंटू करेंगे तो 0.089 इंटू कितना हो जाएगा, गैस का वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व, ठीक है, गैस का वाष्प घनत्व, ठीक है। गैस का जो वाष्प घनत्व होता है इसके बराबर गैस के अणुभार, इसको हम लोग एम से दिखाते हैं, मास, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0.089 इंटू गैस का वाष्प घनत्व को हम लोग कितना मान सकते हैं, एम, एम बटा में क्या चीज 2, ये रखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एम बटा में कितना, एम बटा में, तो इससे इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.089 इंटू एम बटा में कितना 2, ठीक है। आई कोठो गैस है, गैस कोठो है, 2 है ना, इसलिए कितना रख दे सकते हैं, तो 3 को रहेगा तो 2 ही को रखेंगे, 2 को गैसे का देगा, कि दोनों का कंटेनर क्या होना चाहिए, समान, समझ में आया। गैस का वाष्प घनत्व इक्वल टू कितना निकल जाएगा, गैस का अणुभार बटा में 2, एम इक्वल टू गैस का अणुभार होता है, एम जो होता है ना एम, ये गैस का अणुभार है, नहीं समझ में आया। और मास का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, मास मतलब उसका भार कितना है, एम का मतलब क्या चीज, मास। तो देखो एम इक्वल टू क्या होता है बाबू, कैपिटल एम, हाँ, कैपिटल एम का मतलब होता है गैस का अणुभार, गैस का अणुभार, समझ में आ गया। फिर m इंटू 0.089 बटा में कितना 2, ये क्या निकलेगा, ग्राम गैस का आयतन 1 लीटर है, कितना लीटर है, 1 लीटर, इसलिए m ग्राम गैस का आयतन पलट जाएगा 2 बटा में 0.089, यहां से ये पलट जाएगा इंटू होके, इधर पे ग्राम का गैस का आयतन 1 लीटर है ना, इधर से जब पलटेगा तो m को अगर इधर पे लेके आएंगे तो ये दोनों तो आपस में पलट जाते हैं, समझ में आया। m जब बराबर में आएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 0.089, ठीक है, यहाँ लिखा है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 0.089 आ गया, ठीक है। तो m का जो मान है, m ग्राम है, m ग्राम गैस का आयतन कितना हो जाएगा, n ग्राम गैस का आयतन हो जाएगा, इधर पे डिवाइड करेंगे, तो 22 पॉइंट कितना था उधर, 0.089 कितना था, देखो इधर भी कितना आया है, लगभग में 22.4, कितना लीटर, 22.4 लीटर। अब सुनो, एक अचंभित बात यह है
कि अब देखो इसमें हम लोग मोल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एनटीपी पर किसी गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है, एनटीपी पर किसी गैस का 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है, किस पे बाबू? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी गैस के, किसी भी गैस का, किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन, अणु का आयतन, अणु का आयतन जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, समझ में आया? 6.023 इंटू 10⁻23। इससे तुम इसका गुना करोगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या पता चल जाएगी। एनटीपी किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन, अणु का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अणु का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आया? जब भी कभी भी कोई चीज रगड़ होती है ना, तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन छटते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम अणु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, 1 ग्राम अणु लिखिए, चाहे कितना नंबर लिख दीजिए, इतना नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ समझ में आ रहा है? तो भागा करने नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। अगर ये सब चीज ऑप्शन में देना एमसीक्यू वाला, कितना अणुभार लिखा रहेगा 22.4, अगर तो कितना मार देना, लास्ट में ऑप्शन में दिया रहेगा 22.4। वो जो अणुभार होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ हमेशा बोलता है अगर किसी का आयतन, किसी गैस का आयतन 22.4 है, यानी कि वॉल्यूम कितना है? हाँ, तो इसी के बराबर ना N1 था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? खत्म। एवोगैड्रो बाबा, इसलिए एवोगैड्रो बाबा की जय। कितना खतरनाक न्यूमेरिकल्स निकाल दिए। किसका जय? एवोगैड्रो बाबा का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हैं। सर इसका यूज क्या है? यूज क्या है, कहाँ यूज करेंगे सर? गैसों का यूज कहाँ करेंगे? अगर हम आपको बोले कि ऑक्सीजन की अभी मात्रा थोड़ी कम हो जाए तो सांस ले पाइएगा? ज्यादा हो जाए तो निमोनिया हो जाएगा। खाली ऑक्सीजन ही केवल रहे तो निमोनिया हो जाएगा, फेफड़ा सड़ जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबकी मात्रा क्या होनी चाहिए? सबके मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? बराबर। अलग अलग भले ही मात्रा आयतन अलग अलग है, लेकिन क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स बराबर है। जितनी मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी मात्रा में नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। तभी गैसेस चली जा रही हैं। लेकिन चाहिए किसका जरूरत हम लोग का? फेफड़ा का। फेफड़ा उसको जरूरत होता है खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देना। ये दोनों पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कंडीशन क्या है? दोनों कंडीशन के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? बराबर है। समझ में आया? अब बताओ, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, अगर इस सिलेंडर में थोड़ा ज्यादा मात्रा हो गया और किसी को ऑक्सीजन का पाइप लगाने गया, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, फेफड़ा सड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या उसमें वो गैस रह पाएगा? वो जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, इतना बड़ा बड़ा जो सिलेंडर होता है, क्या ऑक्सीजन उसमें रह पाएगा अगर उसमें ज्यादा कर दिए तो? इसीलिए अगर वॉल्यूम को बराबर रखना है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 1 ग्राम में उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एनटीपी पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, वो कितना निकलता है? 6.023 10⁻23। 1 ग्राम खाली अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस को लेते हो तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? इतनी याद होती है। केवल 1 ग्राम लेते हो। समझ में आया कुछ? हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लिया जाए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा पढ़ा देंगे आप लोग को डाउट है नहीं। ठीक है बाबू, आगे बढ़े।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु या 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है, तो 1 ग्राम अणु या 1 मोल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। बोला गया कि बोला गया कि एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मतलब समान ताप और दबाव, ठीक है। तो क्या बोल दिया हम लोग, एनटीपी। एनटीपी पर, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु या 1 मोल आयतन, 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है, तथा 1 ग्राम अणु या 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? मोल आपको आगे बताएंगे आप लोग को। मोल की संख्या कितनी होगी? मोल, मोल उस 1 मोल में अणुओं की संख्या, क्योंकि गैसों को किसमें माप सकते हैं हम लोग? मोल में माप सकते हैं। मोल में, मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? यही वाला होगा। एनटीपी पर 22.4 लीटर दिखाई दे, चुपचाप से कितना मार के आ जाना है? 6.023 इंटू 10⁻23। और अगर लीटर पूछे तो 22.4 लीटर। एम ग्राम में आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। और चूंकि पहले ही से दे दिया है 22.4 लीटर, लेकिन 1 मोल आयतन की संख्या पूछे, हम जानते हैं तुमको कहां नहीं समझ में आ रहा है। 1 मोल आयतन, ये वाला मारेंगे कि ये वाला मारेंगे? ये वाला। 1 ग्राम में अणुओं की संख्या पूछे या आयतन पूछे तो कितना होगा? 6। ठीक है, देखो सवाल बना लिया जाए इससे। देखो, वाटर, क्या बाबू? वाटर, वाटर, वाटर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? H2O। ध्यान से देखो, वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? H2O। H का जो आणविक भार होता है, आणविक नंबर जो होता है, अणु नंबर, वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। 1 दूना के 2, आप प्लस कितना? 16। कितना समझ में आया? देखो H कितने नंबर पे रखते हैं? 1 नंबर में। और यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 इसका नंबर है। हाइड्रोजन का ये क्या है? नंबर। और जो भार होता है उसको कहाँ रखा जाता है? ऊपर। हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 2 है, तो हाइड्रोजन का जो भार है वो कितना है? 1 है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, एक एक करके, ठीक है। हाइड्रोजन के ऐसे है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जो होता है ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे इसके चारों बगल घूमते रहते हैं, एक एक करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जल में कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। हाइड्रोजन के जल में कितने अणु? 2। CO2। कार्बन के कितने अणु? 1। ऑक्सीजन के कितने अणु? 2। इसलिए क्या बन के बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब 2 ठो, ऑक्साइड को ठो है, ऑक्सीजन को ठो है 2 ठो, और कार्बन को ठो है 1 ठो, इसलिए कार्बन को ठो है 1 ठो, और ऑक्सीजन कितनी है? 2। इसीलिए यहाँ पे इसका क्या दिया है? 2। इसका क्या है? वो नंबर है, ऑक्सीजन का वो नंबर है। तो देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे करके पूरा है एकदम पूरा 118 को तत्व है। उस तत्वों में हाइड्रोजन क्या है? एगो तत्व है। हाइड्रोजन एक तत्व। उसी के साथ साथ ये क्या है? एक दो, इसी के साथ ये क्या रखा गया है? 2 गो। यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 ठो। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 ठो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो ये 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? इसलिए उसको जोड़ दिए हैं। तो बताओ 16 और 2 एकम 2 कितना हो गया? 2 + 16 = 18। ठीक है, समझ में आया? कितने ग्राम हो गए? 18 ग्राम। वाटर कितना ग्राम है? 18 ग्राम। वाटर कितना ग्राम है? 18 ग्राम। एक के बार में निकाल ली। वाटर कितना ग्राम? 18 ग्राम। मोलों की संख्या निकाल जाए। इसके अंदर मोल, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? जैसे वो वाटर है ना, मान लो कि वो बोतल में 2 बोतल हो, तो ये जो है ना, ये तो पानी मान लो कि 18 ग्राम, इसको वजन करके देखे तो कितना ग्राम निकला? 18 ग्राम। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ना, ये पता कर सकते हैं हम। बुझाया? देख रहे हो इसमें चूरा। आप तो, अरे इस चन्ना को गिन दोगे?
गिन दोगे ना? अरे निकाल निकाल के चन्ना तो गिन लोगे। लेकिन इसके अंदर देखो चूरा है, चूरा दिखाई दे रहा है क्या? अरे गिर जाएगा ज्यादा नीचे करेंगे। इस चूरा का संख्या निकाल सकते हैं हम, कितना चूरा है बिना गिने। हाँ चलिए, सबसे पहले तो उसका वजन करना पड़ेगा। चावल की भी संख्या निकाल सकते हैं। कितना ग्राम हो? 18 ग्राम हो। अगर चावल 18 ग्राम हो, चावल बता रहे चावल 18 ग्राम, चुपचाप से कहीं से वजन करा के लेके आइएगा। हम जितना निकालेंगे ना यहाँ पे, चावल को गिनिएगा, देखिएगा उतना ही चावल निकलेगा। ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए? एकदम बारीक होना चाहिए, गुना गुना होना चाहिए। पनिया कैसा है? एकदम गुना गुना है ना? इसमें मॉलिक्यूल्स पता चल रहा है? अह, सबके निकल सकते हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए बताइए जल कितना है बाबू? 18 ग्राम। क्या निकालना है? मोल, मोल की संख्या निकालना है। मोलों की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा में ग्राम में अणुभार, ग्राम में अणुभार। ये फॉर्मूला होता है। सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास, बोला गया है कि 9 ग्राम जल में, 9 ग्राम जल में उपस्थित उपस्थित 9 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। अब वो बात नहीं करो, अणुओं की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात किया जाए। ज्ञात करो बाबू थोड़ा सा। बताइए जल को हम लोग क्या कहते हैं? H2O। और कितना ग्राम है ये? 18 ग्राम। 18 ग्राम कब आया है? जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जोड़े हैं तब, गुना करके जोड़े हैं तब। और वैसे हम लोग के पास जल कितना है? 9 ग्राम जल ऑलरेडी उपस्थित है। 9 ग्राम जल के उपस्थित अणुओं की संख्या, 9 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब जल हमारे पास जो है वो कितना है? H2O। ठीक है, अब बताओ ग्राम में मात्रा कितनी है? ग्राम में मात्रा 9 ग्राम। और ग्राम में अणुभार कितना है? अणुभार जो आया ये अणुभार है। हाइड्रोजन के अणु कटो हैं? 2 ठो, अभी बताए ना तुम लोग को। हाइड्रोजन के अणु कटो हैं? 2 ठो। ऑक्सीजन के अणु कटो है? 16 गो। ऑक्सीजन में कितने अणु रहते हैं? 16। ठीक है, याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल से याद करना पड़ेगा। देखो ग्राम में, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितनी है? 9 ग्राम। और ग्राम में अणुभार कितने हैं? कितने हैं? क्या निकलेगा? कितना मोल? 1/2 मोल। 1 बटा, अरे 9 एकम 9, 9 दूनी 1/2 मोल निकलेगा ना? तो जल में अणुओं की संख्या नहीं निकल जाएगी? जल में अणुओं की क्या बराबर मोल की संख्या इंटू एन, मोल की संख्या इंटू एन। क्या? मोल की संख्या इंटू एन। मोल कितना है? 1/2 है। एन की संख्या कितनी थी? 6.023 इंटू 2 10⁻23 गुणा करिए 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा करिएगा। दो से तो 6 कटेगा ना, 2 तिहाई 6, कितना आएगा? ये भी कट जाएगा, 11 3.011 इंटू 10⁻23। इतना का गुणा करने जाएंगे तो हो गया भाई। 10 का कितना बार लिखना पड़ेगा? 23 बार लिखना पड़ेगा, तब फिर जाके गुना होगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो एरर दिखा देगा, समझो। ये जो 6.023 है 10⁻23, इससे अभी खाली गुणा नहीं किए हैं, आप लोग का आंसर निकल गया 3.011, 3.011 इंटू 10⁻23 से गुना करोगे ना तो 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में इतने अणु निकल जाएंगे। गुना करके देखो।
क्या है? अब गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इतना ही करके सब छोड़ देता है। और सोचो जिस समय ये सब बनाया गया था, ये सब तो कैलकुलेटर भी नहीं था, ऐसे करके निकाला होगा कैलकुलेटर, बाहर निकाल निकाल। समझ में आया? ऐसे ही नहीं वैज्ञानिक बनता है सब। समझ में आया बाबू? बोलो। बोलो बाबू। हाइड्रोजन कितने नंबर पे? एक। ऑक्सीजन 16। ठीक है, बस। ठीक, बताना है। चलिए, और एक सवाल निकालते हैं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। एक खुले बर्तन में 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक तब तक गर्म 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तब तक गर्म किया जाता है। एक खुले बर्तन को एक खुले बर्तन को 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तब तक गर्म किया जाता है जब तक में की जब तक इसमें की 3/5 भाग हवा बाहर नहीं निकल जाती। हवा बाहर यदि बर्तन का आयतन स्थिर हो तो किस तापक्रम पर किस तापक्रम तक बर्तन को गर्म किया गया है? तो किस तापक्रम तक बर्तन को गर्म किया गया है? किस तापक्रम तक बर्तन को गर्म किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइल्ड होने लगता है वो। पपोला समझते हैं? उबाल मारने लगता है। उबाल बॉइल्ड होने लगता है दूध, ठीक है। दूध को जब आप उसके ऊपर प्रेशर दे दोगे, यानी कि कोई अगर एक प्लेट रख दोगे, प्लेट रखने के बाद उसके जो आयतन है वो भी बिगड़ेगा, और दबाव भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जबकि टेम्परेचर क्या होता है? बराबर। टेम्परेचर अगर सेम रखे तो ठीक है, दूध तो उबलेगा ही। लेकिन पानी क्या होता है? कुछ देर के बाद उबलना चालू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म होना चालू होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर बर्तन खुला है तो दाब स्थिर रहेगा और आयतन भी क्या रहेगा? स्थिर। दाब इसमें क्या रहेगा बाबू? दाब स्थिर रहेगा और आयतन भी स्थिर रहेगा। अगर क्या है? बर्तन खुला है। बर्तन खुला है। अब वो बर्तन क्या है आप लोग का? मान लो कुकर। कुकर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो उसका कहा जाता है, जो क्या कहते हैं उसको, सीटी का जो प्लेट लगाया था ना ऊपर से, अगर ढक्कन हो गया, मतलब वो प्लेट जो लगाया जाता है, अगर उसको आप लगा दिए तो उसका क्या दबाव स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, जब तक कि उसमें सीटी ना लगाया जाए।
अगर सीटी ही नहीं लगाएंगे तो बेटा दबाव बनते जाएगा, उसके अंदर अंदर प्रेशर बनता चला जाएगा, फट जाएगा कुकर। ठीक है, इसीलिए उसके प्रेशर को बाहर निकालने के लिए सीटी लगाया जाता है। जब जब अंदर प्रेशर बनता है बाहर फेंक देता है। और किसी किसी का सीटी खराब होता है, तो बेटा सीटी खराब होता है तो दाल उल उसी में पकाता है बेटा, दाल दाल कर देता है पूरा रसोई घर ना, पूरा छितरा देता है एकदम ऐसे। ठीक है, तो देखो, तो अगर दाब स्थिर रहेगा तो आयतन भी क्या रहेगा, स्थिर। लेकिन किस बर्तन में, खुले बर्तन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, पी भी इक्वल टू, बात नहीं, पी भी इक्वल टू N1 दिया है, N1 RT बराबर N2 R2, हाँ हाँ R1 सॉरी N1 T2 होगा इधर, पी भी इक्वल टू NN RT1 और N इक्वल टू N2 RT2। ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला आयतन और ये दूसरा वाला, मतलब कि एक खुले बर्तन में 27, अच्छा टेम्परेचर T1 कितना दे दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। और हम आपको बताए थे परम तापक्रम, बताए थे उसमें कितना जोड़ना होता है, 273, क्योंकि सेल्सियस को हम लोग को किस में बदलना है, केल्विन में। नहीं समझ में आया, अरे याद करो, ये बताए थे 5th वाले वीडियो में। 27 और 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। कितना डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन, यानी T1 आपको मिल गया। क्या निकालना है, T2। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरे तरफ, इधर पे क्या बना आप लोग का, N1 ये देखो N2 बराबर भी इधर है, इस बराबर को खींच के इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। R से R चला गया, बराबर में काट सकते हैं। यहाँ पर कितना है, T2 है, T2 है, T1 को इधर खींच के लेके आएंगे, ये चला आएगा ना, नहीं आएगा। फिर से देखो, N1 यहीं पर है, यहीं पर आने दो, N2 को बराबर में इधर खींच के लेके आएंगे, इंटू में है, बराबर के इधर आके किस में हो जाएगा, भागा में। और यहाँ पे T2 है, T2 को ऐसे ही रहने दो, T1 को खींच के लेके आओ, T1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक, N1 का मान पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भाग पता है कितने हैं, N1 का मान नहीं पता है तो N1 की जगह पे कितना मान लो, 1, और N2 का मान कितना है, 3/5। देखो, जब तक इसमें 3/5 भाग हवा बाहर नहीं निकल जाती, यदि बर्तन का आयतन स्थिर हो तो किस तापक्रम पर, तापक्रम पूछा ना, तो किस तापक्रम पर, तो बताइए, आपको मिल गया 1 बटा में कितना मिल गया, 3/5 बराबर T2 तो आपको पता नहीं है, किस तापक्रम पे पूछा ही है, और T1 आपको पता है 300 केल्विन, नहीं ना पता है, समझ में आया। चलिए अब क्या करें हम, 5 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना 5 बराबर T2 बटा में कितना 300, काट सकते हैं, 3 से 300 को काटेंगे कितना बार में, 100 बार में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बटा में 100, नीचे कुछ नहीं है तो 1, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5, टेम्परेचर कितना 500 डिग्री केल्विन, 500 डिग्री, समझ में आया, 500 दिया कि ओहो रुको रुको रुको, दड़ान दादा दड़ान, टेम्परेचर, ओहो एक माइनस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ओहो N1 माइनस N2 करना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो N1 कितना है, 1 है, और N2 कितना है, 3/5, तो 5 एक कम 5 में से 3 गया 2, 2 बटा कितना आ गया, अब आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो 1 बैठेगा ही, नीचे कितना आएगा, 2/5, नहीं ठीक है, ये उलट जाएगा ना, 1 बटा में 2/5 हुआ, इधर बराबर कितना आ गया, T2 बटा में 300, तो इस जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला लाइन ना इस जगह कर लेना, इस जगह पे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कितना बाबू, 1 बटा में 2 बटा में 5, कैसे आया 2 बटा में 5, N1 का मान निकाल कर, N1 में से कितना घटाना होगा, N2 घटाना होगा, माइनस करना होगा, तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स घटाना होगा,
तभी हम लोग को एग्जैक्ट मिलेगा। 1/2, 1/2/5 हो गया। 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 5, नीचे 2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर 300, इधर हो जाएगा 5 बटा कितना 2 इंटू कितना, अरे बराबर T2 बटा में 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर इससे इसको काट दें, कितना बार में जाएगा? 150 बार में। गलती हो रहा है क्या? 2/5, 2/5 ठीक ही तो है। अच्छा चलो कितना आ गया? 5/2 बराबर T2 बटा में 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2T2 बराबर 300 इंटू कितना, ठीक है। तो T2 बराबर कितना, अच्छा ये सब आंतरिक भूकंप है। T2 बराबर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 5/2। 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में जाएगा? 150 बार में। तो T2 बराबर 15 पचे 75, तो 75 और एगो जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 750 क्या आया है? डिग्री केल्विन। ठीक, अब हमको किस में बदलना होगा? वापस सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलने के लिए 750 माइनस कितना? 273 माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा, ठीक है। जब भी N1 और N2 निकालने का मौका मिले तो पहले N1 में से N2 माइनस कर लेना। कितना आएगा? 470 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमेशा आपको किस में बदलना है? सेल्सियस में, ठीक है। और याद करिए परम स्केल तापक्रम और एगो परम शून्य तापक्रम बताए थे, तरीके से 273 वापस माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? एगो दे बना के लेके आइएगा घर से, सेम ही सवाल रहेगा, सेम ही सवाल रहेगा, बशर्ते यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस के जगह पे नहीं, ये रहेगा 27 से रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 5/8। कितना करिएगा? 5/8, ठीक है। कितना कर दिएगा? 5/8। ये वाला घर में बना के लेके आना है, ठीक है। कोई दिक्कत है बबनी? ऐसा घर में बना के लेके आएंगे 5/2, 5/8 का, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे? 1 माइनस 5/8 कर लेंगे, ठीक है ना। 8 एकम 8 में से 5 गया 3, कितना बचेगा? 3/8, ठीक है। 3/8, बस इसी पे रख के बना देना है फिर से, सेम टू सेम इसी तरह बना लेंगे, घर से बना के लेके आएंगे। हाँ बना लेंगे। तो इतना चैप्टर आप बना लोगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाद में देखो एक चैप्टर है आप लोग को आज एमसीक्यू, और इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है छोड़ देंगे आज ग्रुप में, ठीक है। एगो देखो और पेज है साइड का, उसका भी हम बना दिए हैं, इसका छोटा छोटा ट्रिक बना दिए हैं। ये ट्रिक आप लोग को छोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, आप उससे देख लीजिएगा। जो ऑनलाइन है वो आप लोग को ऐप पे मिल जाएगा, फिजिक्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्लास आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अभी सुनिए, इसके बाद का जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यूज, वो एमसीक्यू भी ग्रुप में छोड़ देंगे आज ही। वो एमसीक्यू याद कर लेना और फिल इन द ब्लैंक्स याद कर लेना। कल मिलते हैं हिस्ट्री के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।